हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी क्लासेस के एनसीईआरटी सब्जेक्ट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और हम लोगों ने 6 चैप्टर को यानी 6 चैप्टर को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया। और हम लोगों ने दोस्तों सिर्फ समझा नहीं, उसको विजुलाइज किया और मतलब कि बातों बातों में सीखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। इसी की कड़ी में दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वन वीडियो में चैप्टर नंबर 7 को चैप्टर नंबर जो 7 है इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं दोस्तों। छोटे छोटे से लेक्चर हैं। जिन्होंने उन दोनों लेक्चर को नहीं देखा है दोस्तों, या फिर मैं तो कहूँगा जिन्होंने अभी हमारे चैनल पर जो नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कहूँगा उस वाले इसको वीडियो को देखने के बाद उन सारे वीडियो को भी धीरे धीरे से देखने और समझने का प्रयास करें। उसको भी देखिए जिससे आपको सारा कुछ कनेक्टिविटी बन पाए। इतिहास का इवोल्यूशन कैसे हो रहा, कैसे चीजें कनेक्ट होती हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप मतलब कि अपने आप आपका माइंड खुद ही उसको लिंक करते हुए चलेगा दोस्तों। तो चलिए बिफोर बिगिन विद द क्लास हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यह क्लास किन किन के लिए उपयोगी है दोस्तों। तो अगर यह क्लास दोस्तों आप पूरी क्लास देखते हैं तो आज जो है कि आप अशोक की जो धम्म पॉलिसी है उसको आप समझेंगे, कलिंग वार के बारे में समझेंगे, अशोक क्यों 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 अशोका द ग्रेट रूलर कहा जाता है, अशोक को महान शासक क्यों कहा जाता है, ये भी हम लोग इसी क्लास में देखेंगे और समझेंगे। और कुछ और एक दूसरे कथानक हैं उनको भी हम डायलॉग को भी देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और एक बौद्ध अशोक का एक रामपुरवा में एक बुल का बैल का बना हुआ एक स्टेचू है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसमें क्या कुछ मतलब कि अच्छाइयाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे, उसके क्या अपनी क्वालिटीज है उसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो जो है कि सभी के लिए, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 2027 की या 2028 का अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप यकीन में आपने सही वीडियो को क्लिक किया दोस्तों। धैर्य पूर्वक हमारी बातों को सुनिए और हो सके तो सिर्फ सुनिए, देखते जाइए। एक बार देख लीजिए, उसके बाद लगेगा फिर किताब पढ़ के अपना उसको नोट्स बनाइए। इस तरीके से दोस्तों कुछ हमारा पैटर्न होना चाहिए, तो जिससे हमारी चीजें क्या कनेक्ट हो पाती हैं और सारा कुछ आपके दिमाग में बातों बातों में रह जाती है दोस्तों। अगर कोई आपके नियर एंड डियर है क्लास 6 में है दोस्तों, उसको भी इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं। मैं इसने लूसेंट लैंग्वेज में बताने और समझाने का प्रयास करता हूं। एक छोटा सा बच्चा भी होगा वो भी इजीली समझ पाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं उसी लैंग्वेज में बात करता हूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस क्लास 1 को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी बातें की वो गाइडेंस की बातें थे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं वाई अशोका ए यूनिक रूलर। अशोक को एक यूनिक रूलर कह लीजिए या फिर यह कह लीजिए कि वाई अशोका इज द ग्रेट, या इसको यूनिक रूलर कह लीजिए या ग्रेट वाई ग्रेट यानी महान शासक क्यों कहा जाता है। ये बातें हम लोग देखने और समझने का प्रयास करें। इसके पीछे दोस्तों हमने 2 रीजन यहाँ पे लिखा है कि पहला रीजन है कि फर्स्ट रूल इन हिस्ट्री, पहला एक ऐसा शासक है दोस्तों जो अपनी बातों को अपनी जनता तक, अपनी प्रजा तक बातों को मतलब पहुंचा पाता है। जो अपनी पहला एक ऐसा शासक पूरे इतिहास में पहला शासक मिलता है दोस्तों जो अपनी बातों को डायरेक्ट जो है कि वो अपनी जनता, अपनी प्रजा तक अपनी बातों को रख पाता है। इसलिए दोस्तों उसको मतलब कि कहीं न कहीं प्रजा जो है कि डायरेक्ट अपने शासक से जुड़ती है, अपनी ये सारी बातें होती है। इस कारण जो है उसको महान शासक कहा जाता है। दूसरा कारण दोस्तों पूरे इतिहास में ऐसा कोई शासक नहीं है जिन्होंने किसी एक रीजन को जीता हो, उसके बाद उस जीते हुए रीजन को, जिसने इसको कॉन्कर किया हो, उस जीते हुए रीजन को दोस्तों छोड़ दिया हो। तो वन एंड ओनली एक ही शासक है, वो है अशोक है दोस्तों। अशोक ने कलिंग वार को लड़ा। कलिंग वार कब हुआ था दोस्तों, जब इनका इनकारनेशन, जब राजा बनते हैं तो राजा बनने के 8 वर्ष बाद जो कि ये कलिंग पर चढ़ाई करते हैं और कलिंग को जो कि जीतते हैं। कलिंग वार इनके लाइफ की चेंजिंग वार होती है दोस्तों, यानी मौर्यन पूरे साम्राज्य का भी चेंजिंग वार होता है दोस्तों। उसके बाद इस कलिंग को वो जीतते हैं। वहीं से जो है कि इनके अंदर जो कि हृदय पीड़ा उठती है वो
इतनी इतनी सारे नरसंहार को देखते हैं, उनकी हृदय परिवर्तन होता है, और जो हृदय परिवर्तन होने के बाद जो है कि उनका जो एक एक अंदर से एक धर्म की पॉलिसी निकल के आती है दोस्तों, वो कुछ नहीं यानी पॉलिसी ऑफ धम्म था। अब हम लोग थोड़ा सा दोस्तों, आई होप मैंने बता दिया, मतलब कि ये बातें समझा दिया कि पहला एक शासक है जिन्होंने अपनी बातों को, अच्छा किस बातों में, प्राकृतिक लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में, प्राकृतिक लैंग्वेज में जो है कि अपनी प्रजा को जो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, मैंने लास्ट वन वीडियो में खूब अच्छे से बताया इंस्क्रिप्शन का, इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस, यानी किसी पत्थरों पर से पिलर बना के वो जो है कि प्रजा को अपने संदेश देते हैं इस प्रकार से कि राजा का डायरेक्ट मैसेज जनता तक पहुंच जाए, उसको उकेरा जाता था पत्थरों पे इस प्रकार से। यानी इसमें ये नहीं कि मतलब कि जैसे मान ले हमने कुछ आपसे कहा, आप किसी से कुछ कहेंगे तो उसमें आपका भी मत, उस जब आप थर्ड पर्सन से कहते हैं आपका भी मत उसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी उतनी पारदर्शिता नहीं रह जाती है जितनी आप किसी भी चीज को अपने लिखित भाषा अपने सामने कोई लिखवाते हैं उसके बाद मैसेज को पहुंचाते हैं। इसमें तो आपके द्वारा जो कही गई बातें वही रहता है, इसमें अगर कोई ये नहीं कि का लिखा है तो उसमें की बना दो, यानी का में बड़ी मात्रा अपने से जोड़ दो, ये नहीं, यानी अपने हाथों से जो लिखा है वो डायरेक्ट जनता तक पहुंचा देंगे। वो समझिए कि राजा जो है कि डायरेक्ट जो अपनी प्रजा से जुड़ पाता है। इस प्रकार से वो मतलब कि अशोक ने किया था। कलिंग वार हमने बता दिया दोस्तों कब हुआ था, अपने इनकारनेशन जब ये राजा बनते 8 वर्ष बाद जो है कि कलिंग पर चढ़ाई करते हैं, और कलिंग में लगभग दोस्तों 1.5 लाख लोग कैप्चर होते हैं, यानी 1.5 लाख लोग। सोचिए दोस्तों आज भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ यानी 145 करोड़ से ज्यादा है। उस समय भारत की इतनी जनसंख्या यानी सब कॉन्टिनेंट की इतनी जनसंख्या तो रही नहीं होगी, उससे कम ही, बहुत कम ही रही होगी, लाखों में ही रही होगी। लेकिन सोचिए सोचिए दोस्तों 1.5 लाख लोग मारे जाते, कैप्चर कर लेते हैं, और लगभग मोर देन ए लाख पीपल्स वर किल्ड, यानी लाख से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये सारी बातें देख सोचो एक बार दोस्तों। अच्छा कलिंग क्या है दोस्तों, एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल रीजन उड़ीसा, आज का उड़ीसा जो आपका रीजन है ये वाला, यहीं पे आपका इसी को पहले कलिंग कहा जाता था। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। तो सोचिए देखो इतने लोगों को दोस्तों मारा गया और बंदी बना ले गए दोस्तों। इसमें जो लोग मारे गए तो उसमें ब्राह्मण भी थे और मॉन्क्स यानी भिक्षु भी थे। और दोस्तों दूसरी बात इंस्क्रिप्शन में, यानी एक कथानक है उसमें बताया गया कि अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंग वार, अशोक ने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया और उसने कलिंग वार के बारे में खुद अपनी प्रजा को जो आदेश देते हैं कि उसको इंस्क्राइब करते हैं हमारी बातों, जो कि और जो अपकमिंग जनरेशन की जो शासक होंगे वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। और ये सारी बातें वो फिर प्रिवेल करता अपने जनता में, वो बताते हैं, खुद लिखवाते हैं, कहते हैं कि इस वार में जो है कि लगभग 1.5 लाख लोगों को कैप्चर बंदी बनाया गया था। और दूसरी बात दोस्तों मोर देन यानी 1 लाख लोग से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई थी। इन हत्या में दोस्तों यानी किसी के कोई रिश्तेदार था, कोई किसी का सर्वेंट था, कोई किसी का दास था, और महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। इस तरीके से निर्मम लोगों की हत्या हुई दोस्तों। उसमें ब्राह्मण भी इंक्लूड थे जो मोस्ट ऑफ द, और ये भी बताते हैं कि जब किसी भी वार, जब कोई भी वार होता है इसमें जो है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब उस राजा की हार नहीं होती, लगभग मतलब कि लाखों लोग जो कि लाखों ऐसे इनोसेंट लोग, निर्दोष लोग होते हैं जो मारे जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती। क्योंकि उस पूरे क्षेत्र का मान लेते हैं जैसे इस वाले क्षेत्र का कोई एक शासक है, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग तो एक ही होगा ना, एक ही। अब क्या हमसे अगर मान लेते हैं भारत से किसी और दूसरे देश से अगर युद्ध होता है तो क्या हमसे कोई पूछेगा कि मैं युद्ध चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ? लेकिन जो आपका हेड होगा, पॉलिटिकल हेड होगा, वही तो डिसीजन लेता है ना कि लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है। अगर हमारे या इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कुछ गोला बारूद गिरता है तो आप भी सफा हो जाएंगे। इसमें आपकी मतलब कि डायरेक्ट जनता की भागीदारी नहीं होती, जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव जो लड़े जाते हैं उसी प्रकार से उनकी भागीदारी हो जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों जब राजा डिसीजन लेता है तो उसमें अशोक कहते हैं कि इसमें इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं जिसमें उनकी कोई रोल नहीं होती, उनकी कोई भागीदारी नहीं होती। इस प्रकार से दोस्तों अशोक ने इन सब चीजों को डिस्क्राइब किया। आई होप अभी तक हमने जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों वो जो है कि
आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों उन्होंने फिर इस युद्ध के बाद अशोक ने एक धम्म की पॉलिसी स्टार्ट की। उन्होंने कहा किसी भी राज्य को जीतना है तो दोस्तों वार से नहीं बल्कि धम्म यानी अपने धर्म के अपने कर्तव्य आप ऐसा कर्म करिए, अपना ऐसा ड्यूटी करिए जिससे लोग खुद ब खुद आपकी प्रशंसक बने और इसके माध्यम से किसी राज्य को जीता जाए। यानी लड़ाई के माध्यम से वो लड़ाई को मतलब कि वार को जो कि निगलेक्ट कर देते हैं और धम्म की पॉलिसी को वो अपनाते हैं। दोस्तों धम्म एक प्राकृतिक भाषा का एक शब्द है जिसका संस्कृत में कहा जाए तो वो धर्म से ही बना प्राकृतिक लैंग्वेज है। यानी जो जितने भी लैंग्वेज है दोस्तों वो संस्कृत से ही निकले हुए हैं। तो जो प्राकृतिक लैंग्वेज भी धर्म है, जिसे संस्कृत में जिसका मतलब धर्म का मतलब होता है ड्यूटी होता है। क्या होता है दोस्तों? ड्यूटी होता है। तो ये सारी बातें दोस्तों अभी तक हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। दोस्तों अभी तक हमने जो आपको बताया, मैं आशा करता हूँ आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आपको हर एक बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अगर नहीं हुआ होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों इसके बाद हम लोग अब देखते हैं व्हाट वाज द अशोकाज धम्म पॉलिसी, यानी अशोक के धम्म पॉलिसी क्या थे, उसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, आई होप आपको ऑडियो सब कुछ विजुअल हो। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द अशोकास धम्म पॉलिसी, अशोक के क्या धम्म पॉलिसी थे उसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद समझते हैं। दोस्तों अशोक ने इस बात को इंश्योर किया कि मेरे धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा करिए, मेरे धर्म का मतलब नहीं कि भगवान का पूजा करिए, दिन रात उनकी आस्था में जुटे रहिए, या फिर हमारे धर्म का ये भी मतलब नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा यज्ञ करिए या फिर कुछ सैक्रिफाइसेस करिए, यू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, ये भी नहीं मेरे धर्म का मतलब है। तो दोस्तों उन्होंने कहा और अशोक इस बात को इंश्योर करते हैं, समझाते हैं कि मेरे जो धर्म का मतलब है दोस्तों, जिस तरीके से एक फादर अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है, अच्छी बातों को बताता है, उनकी एक ड्यूटी को बताता है कि आपका राजधर्म क्या है या फिर एक बच्चों का धर्म क्या है, एक फादर का क्या धर्म है, एक मालिक का अपने नौकरों के प्रति क्या धर्म है, एक मालिक अपने दास के प्रति क्या धर्म है, सर्वेंट के यानी नौकर के प्रति क्या धर्म है, इन सारी बातों को जो एक ह्यूमैनिटी एक यानी अशोका के जो जितने भी अशोक के धर्म पॉलिसी दोस्तों, ये किससे मोटिवेटेड है दोस्तों? टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी लॉर्ड बुद्धा ने हमने बुद्धिज्म में बहुत डिटेल में दोस्तों इसको समझा है कि लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि आप मतलब कि सैक्रिफाइसेस मत करिए, लेकिन जितने भी एनिमल्स है उनके प्रति दया की भावना रखिए। जितने भी मानव हैं या फिर चाहे वो वोमेन हो या महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है, बच्चे हों, बूढ़े हों, इन सभी का आदर सम्मान करिए। ये सारी बातें वो लॉर्ड बुद्धा ही बताते हैं, यही वो भी बताते हैं। कहते हैं अशोकास धर्म पॉलिसी में कहते हैं कि जिस प्रकार से फादर अपने बच्चों को समझाता है और उनकी ड्यूटी को बताता है, वही एक प्रकार से राजा जो है कि अपने सब्जेक्ट यानी अपनी प्रजा के प्रति उनकी ड्यूटी को उनको इंस्ट्रक्ट करे कि आपका क्या धर्म के, राजा का राजधर्म क्या है, प्रजा का अपने राजा के प्रति क्या धर्म है, और ये सारी बातें अपने बच्चों के प्रति क्या धर्म है, ये सारी बातें अच्छी बातों को अपने डेवलप करिए। यही धर्म का पॉलिसी है, यही आपको कहीं न कहीं आपकी लाइफ को अच्छा से इंश्योर करेगी। दूसरी बात दोस्तों, ये सारी बातें जब बताते हैं तो अब देखो, क्योंकि अब एक मौर्यन एम्पायर एक साम्राज्य हुआ करता था, यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के रिलीजियस के मतानुयायी थे, डिफरेंट प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग थे दोस्तों। तो दोस्तों इनको बहुत दिक्कत हो रही थी कि मतलब कि कैसे हर एक धर्म, किसी धर्म में तो दोस्तों जैसे मुस्लिम में देखिए, इस्लाम में देखिए क्या होता है, इसमें एनिमल्स को सैक्रिफाइसेस को होता है। हिंदू धर्म में जाएंगे तो वहां पे खूब सैक्रिफाइसेस यानी फिर रिचुअल्स इतने ज्यादा होता है कि जैसे अपने किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, उसके बाद फिर इतना ज्यादा रिचुअल होता है, जन्म किसी को हो रहा है या फिर शादी विवाह हो रही है या फिर कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, इसी प्रकार से मतलब कि कुछ आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो हर जगह सैक्रिफाइसेस, हर जगह ये यज्ञ करो, बाल मुंडन करो, ये करो, इतनी मतलब कि शादी विवाह हर एक जगह कहीं ना कहीं आपको रिचुअल यानी सैक्रिफाइसेस आदमी एकदम पसंद। जैसे आज भी देखो शादी विवाह इतना ज्यादा कि मतलब कि जो थोड़ा सा जिनके पास इतना इनकम नहीं है दोस्तों, शादी विवाह करना थोड़ा सा लोगों को लिए दिक्कत होती जा रही है, क्योंकि वो जिंदगी भर की पूंजी लगा देता है। उसी प्रकार से दोस्तों जब सोचिए किसी भी लाइफ में हर एक जगह के बच्चा पैदा हो, फिर अनुष्ठान करो, फिर उसके बाद फिर उसकी जो 12 दिन को जाए उसको भी करो, फिर उसके बाद शादी विवाह करो, उसके बाद इतने सारी चीजें रिचुअल्स हो जाता है दोस्तों। इससे जो लोग
बहुत परेशान वो करते थे। तो लॉर्ड बुद्धा ये कहते हैं कि इन सब चीज से आपकी लाइफ फ्रूटफुल नहीं होगी, यानी आपकी जिंदगी अच्छी बेहतर नहीं होगी। और वो कहते हैं कि इससे मतलब कि ये आपके इन सब चीज करने से आपको जो कि पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो ये बताते हैं कि भाई अपने जो अगर कोई मालिक है, अपने मास्टर कोई मालिक है, अपने नौकरों के साथ अच्छा ट्रीट करे, दास के साथ अच्छा ट्रीट करे। अगर किसी घर में महिला है तो महिला का सम्मान होना चाहिए, जानवरों का सम्मान करिए, उनकी हत्या मत करिए। तो ये सारी बातें बताते हैं, यही उनकी धर्म की पॉलिसी है दोस्तों। इन्हीं धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए लॉर्ड असो जो कि एक धर्म महामत्ता, एक जो है कि एक ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करते हैं जो किसके नाम से, धर्म महामत्ता के नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि ये इन लोग का काम होता है जगह जगह जाइए, धर्म की पॉलिसी को लोगों को बताइए और उसको मोटिवेट करिए, जिससे वो लोग इनकी राह पे चलो, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, शांति लाए जिंदगी अपने जीवन यापन में। तो ये दोस्तों अब ये जो कि लोगों को जगह जगह जाते हैं, धर्म की पॉलिसी के बारे में बताते हैं, धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं। और जो कि इसके प्रति जो रॉक्स पिलर में भी सब बातें ये बातें लिखवा देते हैं। तो दोस्तों इसी की कड़ी में जो है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म मतलब कि ऑफिशियल को अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं अपने डॉटर, और एक डॉटर उनकी है संघमित्रा और महेंद्र, इन दोनों को लोग को श्रीलंका में भेज देते हैं अशोक। कहते हैं कि जाइए वहां पे धर्म की पॉलिसी यानी धर्म को वहां प्रचार प्रसार करिए। तो श्रीलंका में जाते हैं और धर्म जो है कि दोस्तों इजिप्ट, ग्रीस यानी पर्शियन रिलीजन में दोस्तों यहाँ पर भी इसका प्रचार प्रसार देखने को मिलता है दोस्तों। आई होप अभी तक हमने जो आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, वो आपके दिमाग में सब कुछ छप गई होंगी दोस्तों। इसमें एक कथानक है, एक ये है इसके रामपुरवा आज के बिहार वाले रीजन में दोस्तों। एक ये आपका स्तंभ मिला है जहाँ पे बुल का एक बैल का जो है कि एक ही पत्थर, एक मतलब कि जितने भी एक ही कार्ड में मोनोलिथिक स्कल्पचर है, यानी एक ही पत्थर को काट करके पॉलिश करके बनाया गया जिसमें बैल का, और इन्वर्टेड कमल से जो है कि ये एक पॉलिश्ड बहुत ही मतलब कि मौर्यन समय का जो कि एक उच्च कलाकारी देखने को मिलता है दोस्तों, स्कल्पचर है। और ये जो कि इस प्रेजेंट समय में राष्ट्रपति भवन में इसको रखा गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से ये चैप्टर 2 को दोस्तों पूरी तरीके से समाप्त होता है। हमने ये भी बता दिया लास्ट में, ये बातें बता दिया कि दोस्तों जो एक है आपका अशोकाज मैसेज टू ही सब्जेक्ट, जो बातें मैंने बताई कि भाई रिचुअल करने से कोई फायदा नहीं होता है, फायदा उसमें है कि आप उनके साथ अच्छा बिहेव करिए, आपके लिए जीवन में ज्यादा गुणवत्ता लाएगी। ये सारी बातें हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। हर एक जीवों के प्रति जो है उदार की भावना रखिए, उन पे थोड़ा सा दया की दृष्टि रखिए। ये सारी बातें दोस्तों यही सब आपके धर्म की पॉलिसी है। और कहीं न कहीं दोस्तों ये बात सही है, कहीं न कहीं अगर आप ऐसा करते हैं, जीवों के प्रति दया करते हैं, उनको हार्म नहीं पहुंचाते हैं, अपने आसपास के अपने पड़ोसियों को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं, पड़ोसियों से हमेशा खुन्नस नहीं रखते हैं, कहीं न कहीं आपके जीवन को थोड़ा सा प्रेम की भावना में और आपके जीवन को थोड़ा सा गुणवत्तापूर्वक लगते हैं, और कहीं न कहीं आपके आसपास के अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, आपके थॉटफुल अच्छे होंगे, तनाव कम होगा, आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिता पाएंगे दोस्तों। यही सब धर्म की पॉलिसी है दोस्तों। ये कहीं न कहीं आज के समय भी बहुत ही इसका रेलेवेंट है, हमको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा किसी से भय नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने हमें हमारी बातों को अगर ध्यान से सुना होगा तो सारी बातें आपको स्पष्ट क्लियर हो गई होंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सहजता से देखा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग जो एक काम नहीं करते, आपसे हम्बल हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को बुलाइए, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करिए, और जो आपके सहपाठी उनको बताइए, जो बिगिनर हैं, जो तैयारी करने के सोच रहे हैं या फिर क्लास 6 में है दोस्तों, अपने किसी को भी शेयर कीजिए। हर एक मैं इस लैंग्वेज में बताने समझाने। अब बताइए क्या छोटा बच्चा होगा वो इस बातों को नहीं समझ पाएगा, वो भी समझ जाएगा, और जो बड़े लोग होंगे उनके काम में ये सारी बातें जो हमने बताया गया है, ये कहीं ना कहीं आपको रिटन फॉर्म में लिखने के लिए मिल जाता है। ये सारी बातें आपकी एक थॉटफुल एक आपके अंदर विचार पैदा करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने आसपास में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।